अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है अन्नदाता में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या विशेष है। दुधारू पशुओं के चारे को पौष्टिक बनाने की वैज्ञानिक तकनीक, अमरूद के अच्छे फलन हेतु बाग में कीट और रोगों का नियंत्रण, प्रदेश में खरीफ की फसलों की कटाई का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और इससे बहुत अधिक मात्रा में सूखा चारा प्राप्त होता है। इसे हम संग्रहित करके और इसकी पौष्टिकता बढ़ा करके दुधारू पशुओं के आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप सूखे चारे को किस तरह से उपचारित कर इसकी पौष्टिकता बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची के डॉक्टर सुबोध कुमार सिन्हा से। तो मैं यहाँ जानवरों में सूखे चारे की उपयोगिता और उसके रख रखाव पे चर्चा करने आया हूँ। तो जब किसान भाई लोग खेत से सूखे चारे की कटाई कर लेते हैं तो उसका रख रखाव कैसे करें उसके बारे में आपको मैं बताने। तो सूखा चारा हम लोग एक तो कटाई करके, कुट्टी मशीन आती है जो कटर मशीन रहता है, उससे कुट्टी बना के हम लोग, आप लोग जो भूसा हम लोग जानवरों में भूसा बना के रख लिए कुट्टी बना के, तो वो जानवरों में खिलाने के लिए हो गया। उससे कुट्टी इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें जानवरों की पाचन क्षमता बढ़ती है, पाचन क्षमता जो होती है वो जानवरों में बढ़ जाती है, इसलिए वो कुट्टी के रूप में हम लोग सूखे चारे को खिलाते हैं। फिर हुआ कि ये तो सिंपल प्रोसेस है कि हाँ जानवरों में सूखा चारा जो है हम लोग खिलाए कुट्टी बना के। अब है कि सूखा चारा जानवरों में और कैसे बढ़ाएं, मतलब उसकी उपयोगिता कैसे बढ़ाएं। तो सूखा चारा जानवरों में उपयोगिता बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं, दो तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, मतलब एक अल्कली, दूसरा यूरिया। अल्कली ट्रीटमेंट और यूरिया ट्रीटमेंट। तो अल्कली ट्रीटमेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जिसको हम 100 केजी सूखा चारा में 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 100 केजी है तो 4 केजी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 60 लीटर वाटर में घोल के अच्छी तरह से और उसको स्प्रिंकल कर देते हैं सूखे चारे पे। इससे क्या होता है कि ये सूखा चारा फिर कटाई करके जो खिलाते हैं तो जानवरों में इसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है और इसके प्रोटीन परसेंटेज भी बढ़ जाता है। ऐसे जनरली व्हीट स्ट्रा, जिसको हम बोलते हैं गेहूं का भूसा, धान का भूसा, इसमें प्रोटीन परसेंटेज बहुत ही कम होता है। और इस प्रोटीन परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम लोग NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट करते हैं। इससे प्लेटेबिलिटी, एक इंग्लिश में टर्म है प्लेटेबिलिटी, मतलब कि स्वाद आना, जानवर इसको जल्दी खाएगा और इसकी प्रोटीन परसेंटेज, क्योंकि प्रोटीन अगर जानवरों में हम देंगे तो इसकी दूध की क्षमता बढ़ेगी, तो इसलिए इसको पहला ट्रीटमेंट हम लोग NaOH ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है यूरिया ट्रीटमेंट। यूरिया ट्रीटमेंट सेम उसी तरह से जैसे NaOH ट्रीटमेंट करते हैं उस तरह से यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं। यूरिया ट्रीटमेंट में है क्या कि 100 केजी सूखा चारा लिए, उसको हम एक पॉलीथीन पर बिछा लिए, उसके बाद 60 केजी वाटर लिए
और 4 kg यूरिया लिए। मतलब 100 kg के लिए हम 4%, मतलब 100 kg का 4% 4 kg होगा। तो 4 kg यूरिया को घोल बनाकर और उसका छिड़काव करेंगे और उसको फिर पैक करके रख देंगे। तो 4-5 हफ्तों के बाद, ये यूरिया ट्रीटमेंट के बाद इसकी गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम लोग यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं और जानवरों के पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और प्रोटीन कंजम्पशन कराते हैं। आमतौर पर 3 हफ्ते या गर्मियों में 10 दिन तक ढेरी को बंद रखें, ताकि उसके भीतर उत्पन्न अमोनिया गैस घटिया चारे को पौष्टिक रूप में परिवर्तित कर सके। इसके बाद ढेरी खोलकर आवश्यकता अनुसार चारा निकाल लें और फिर ढेरी को बंद कर दें। यूरिया उपचार से ढेरी के अंदर अमोनिया गैस पैदा होती है, जो धीरे धीरे रेशों में प्रवेश करती है तथा पाचक तत्वों को लिग्निन मुक्त कर देती है। इस प्रकार से चारे की पौष्टिकता बढ़ जाती है। कुछ अमोनिया रेशे के साथ चिपकी रहने के कारण पशुओं के लिए अधिक लाभप्रद होती है। इस विधि में अमोनीकृत होने के फलस्वरूप भूसा पुआल का रंग भूरा या गहरा भूरा हो जाता है, परंतु इससे उनके गुणवत्ता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। उपचारित चारे को खिलाने से 2 से 3 घंटे पहले हवा में फैला देना चाहिए, ताकि उससे अवांछनीय अमोनिया गैस उड़ जाए तथा पशु उपचारित चारे को अधिक रुचि पूर्वक खाए। आमतौर पर यह पाया गया है कि पशु प्रारंभ में 1 सप्ताह तक रुचि पूर्वक नहीं खाते हैं, परंतु उसके बाद पशु उपचारित पुआल अथवा भूसे को खूब चाव से खाते हैं। उपचारित चारा किसी भी स्तनधारी पशु को जिसकी उम्र 6 माह से ऊपर हो, सिर्फ उपचारित चारा अथवा उसके साथ दाना वगैरह या हरा चारा मिलाकर खिलाया जा सकता है। यूरिया से उपचारित भूसा, पुआल आदि चारों को आमतौर पर प्रचलित विधियों में से किसी भी विधि के अनुसार खिला सकते हैं। साथ ही साथ पशुओं को खनिज एवं विटामिन की आवश्यकता पूर्ति के लिए 30 से 40 ग्राम खनिज मिश्रण और कम से कम 1-2 किलोग्राम हरा चारा खिलावें। सावधानियां: उपचार हेतु स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार उतने ही पुआल का उपचारण करें जो 4 से 6 सप्ताह के लिए आवश्यक है। गेहूं के भूसे का उपचारण एक बार में 4 से 6 माह तक के लिए किया जा सकता है। यूरिया को पानी में भली भांति घोलें तथा यूरिया एवं पानी की मात्रा सही हो। यूरिया का घोल पशुओं की पहुंच से बाहर रखें, क्योंकि इस घोल के व्यवहार से पशु विष ग्रसित हो सकते हैं, मृत्यु का भी शिकार हो सकता है। यूरिया का घोल चारे के ऊपर समान रूप से छिड़कना चाहिए तथा ढेर बनाते समय चारे की हर तह को पैरों से अच्छी तरह दबाना आवश्यक है। ढेरी का आकार गुंबदनुमा होना चाहिए। ढेरी को पॉलीथीन चादर अथवा खाद की बोरियों से या सूखे चारे से अच्छी तरह ढकना चाहिए, ताकि उपचारण से अधिक लाभ हो सके। यूरिया उपचारण के इस विधि को पशुपालक आसानी से अपना सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बैगन की फसल में कीट और रोगों का समेकित नियंत्रण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, बैंगन की खेती रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में की जा सकती है और इस फसल से अच्छी आय अर्जित आप करते भी हैं, लेकिन कभी कभी फसल पर अनेक प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप दिखाई देता है, जिससे आपको काफी हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, इससे बचने के लिए फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जिला भागलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुखदेव राय से। कीड़े मकोड़े का आक्रमण बीज जो लगाए हुए हैं उस पर, उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग को आधुनिक तकनीक के अनुसार ये हम लोग सलाह देते हैं कि किसान बंधु कीड़े मकोड़े के नियंत्रण के लिए आप लग जाने के उपरांत जो विधि विधान करते हैं वो ठीक है,
परंतु उसके पहले लगने के पहले ही उसका निरोधक विधि को अपनाइए। तो निरोधक विधि तो विस्तृत है, जैसे कि मिट्टी में ही उसकी शस्त्रक्रिया कीजिए, जिस मिट्टी में लगा रहे हैं उसको में ही उसको परीक्षण वगैरह निरीक्षण वगैरह करके कि कीड़े मकोड़े लगते हैं कि नहीं। परंतु साधारण तौर पर मिट्टी का निरीक्षण नहीं भी किए हैं आमतौर पर, तो आप बीज आप लेते हैं वो रोग निरोधी बीज होना चाहिए। तो मैं इस पर इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि जो फसल में आपको सूट बोरा, फ्रूट बोरा, ब्लाइट, परफ्यूट डॉट, बहुत तरह की बीमारियां, इसको फंगस, बैक्टीरिया भी लगता है, कुछ में निमाटोड भी लगता है। इसलिए किसान बंधु इसके बीज का सिलेक्शन पहले करें पौधे निरोधन के लिए। दूसरा बात है कि इसका पौधशाला तैयारी करने के लिए किसान बंधुओं को चाहिए कि पौधशाला का भी निरीक्षण करने, जिसमें वेल रॉटन काउ डंग कंपोस्ट या फार्म यार्ड मैन्योर का सड़ा हुआ खाद का व्यवहार पौधशाला में करें। मिट्टी को पूर्ण बना ले और उसको में कीट विरोधी जो दवा है उसका भी उसको में जो आवश्यकता के अनुसार उसको में डालें। परंतु वो सब डालने के साथ साथ उसमें कमी बेसी भी हो तो बीज जो आप बोते हैं, बीज का उपचार, बीज में उपचार थीरम या कैप्टान नाम की दवा है या बेवेस्टीन नाम की दवा है, दोनों कीड़े को आप 2 से 2.5 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से आपको बुआई के पहले बीज में आप मिला दें, ताकि बीज जनित जो रोग है या मिट्टी जनित जो रोग है वो आपको आने वाला 35 से 40 दिन तक पौधों पर प्रभाव नहीं डालता है। अब मूल प्रश्न यह है कि रोपाई के बाद कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया है प्राइमरी में ही, शुरू में ही पौधे में, तो कोई भी इंसेक्टिसाइड उसमें दवा में मिला करके आप रोपाई के 15-20 दिन के बाद में आप 15 दिन के अंतराल पर 3-4 बार स्प्रे कीजिएगा तो नहीं होगा। परंतु इतना से आपको पीछा नहीं छोड़ेगा कीड़ा मकोड़ा। आपको जैसे ही फलन शुरू होगा तो फलन में आपको जो कहते हैं कि फ्रूट बोरर, सूट बोरर, ये लगना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके लिए भी कोई भी इंसेक्टिसाइड उसमें दवा में मिला करके आप स्प्रे कीजिएगा तो नहीं होगा। फल जैसे ही आता है तो सफेद फंगस वगैरह की बीमारी लगती है, उसके लिए डाइथेनियम 45 का व्यवहार कीजिए और इसीलिए इसको रेगुलर वाचिंग करना है, ये नहीं कि छोड़ देना। क्यों कि एक पौधे में ऊपर वाला फूल आपका फूल के स्टेज में रहता है, फूल के स्तर पर रहता है और नीचे वाला फल आपका पका रहता है। मतलब कहने का हमारे फसल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तोड़ाई होता है। इसीलिए हमेशा आपको ये बीमारी आपको जैसे 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 उम्र होगा 3-4, तो ये ऐसी बात नहीं है, इसको मैं थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है और ये सब व्यवस्था करने के उपरांत आपको कीड़े मकोड़े से आप निजात पा सकते हैं। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने इस समय अमरूद के बाग लगा रखे हैं, उनके फल वृक्षों में इस समय विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा होगा। अतः आप इन फल वृक्षों से अधिक पैदावार प्राप्त करने हेतु किस तरह से करें इन रोगों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर अभिमन्यु यादव से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमरूद का एक फलों में विशेष महत्व है और इसकी बागवानी देश के हर कोने पर लगभग की जाती है। उकठा रोग अमरूद की सबसे गंभीर तथा विनाशकारी बीमारी है। बीमारी के लक्षण वर्ष भर दिखते हैं। रोगी के पौधों की पत्तियां भूरे रंग की होकर मुरझा जाती हैं तथा छाल फटने लगती है। प्रभावित वृक्षों की टहनियां एक एक करके तेजी से सूखने लगती हैं तथा पूरा पेड़ सूख जाता है। इस बीमारी को रोकने के लिए रोग से ग्रसित टहनियों को 15 से 20 सेंटीमीटर हरे भाग सहित काट कर जला देना चाहिए तथा रोगी पौधों के चारों तरफ वर्ष में 4 बार मार्च, जून, सितंबर व दिसंबर में थाले की गुड़ाई करके वहां पर फफूंदनाशक जैसे ट्राइकोडर्मा पाउडर
कि 250 ग्राम मात्रा 5 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ मिलाकर, या दूसरे जो रासायनिक फफूंदनाशक हैं कार्बेंडाजिम 2 से 2.5 ग्राम मात्रा 2 किलो मिट्टी में मिला करके थाले के चारों तरफ मिला देना चाहिए और गुड़ाई कर देना चाहिए। थालों में नमी होना जरूरी है, जिससे कि बीमारी का कंट्रोल अच्छे ढंग से या नियंत्रण अच्छे ढंग से किया जा सकता है। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम नए बाग का रोपण करें उस समय व्यावसायिक किस्मों से, जैसे लखनऊ 49 जिसको सरदार प्रजाति भी कहते हैं, का चयन करना चाहिए, क्योंकि यह प्रजाति उकठा रोग से रोगरोधी प्रजाति है। इस समय फल लगे हुए हैं जिसमें प्रायः देखने को मिलता है कि फल बेधक कीड़ा बहुत जोरों से फलों को नुकसान कर रहा है। इस कीट की समस्या से बचने के लिए या इसकी वृद्धि को रोकने के लिए फास्फेमिडान 0.01% या डाइक्लोरोवास 0.1% अथवा नीम तेल 3% का 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर यदि छिड़काव किया जाए तो इस समस्या से नियंत्रण या प्रबंधन हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे जो कीड़े की आप देख रहे हैं, इसमें छाल खाने वाला इल्ली या बार्क ईटिंग कैटरपिलर होता है। पौधों की मुख्य तथा अन्य शाखाओं की छाल में छेद बनाकर छाल को खाकर पौधों को कमजोर कर देते हैं। इसके द्वारा छेद के पास छोड़े गए भूरे काले अवशेष के प्रकोप को पहचाना जा सकता है। इसकी रोकथाम के लिए अवशेषों को साफ करके तथा तने में बनी सुरंग में क्लोरोपाइरीफॉर्म या मिट्टी का तेल या पेट्रोल या डाइक्लोरोवास की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके उसमें रुई डुबो करके जब पौधे में छेद पर ये भर दिया जाए और ऊपर से गीली मिट्टी से लेप लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए छेद को, तो इस कीड़े से अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को कृषि सलाह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पिछात धान की कटाई जल्द से जल्द कर गेहूं की बुआई करें, लेकिन बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित कर लें। समय से बोई गई तोरी, सरसों, राई इत्यादि की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था पर हैं, अतः इनमें प्रथम निकौनी एवं खरपतवार निकालने का कार्य करें। मटर की फसल इस समय वानस्पतिक बढ़वार की अवस्था में है, अतः इस फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें एवं बची हुई नाइट्रोजन की शेष मात्रा का उप परिवेशन करें। जिन किसान भाइयों ने चने की बुआई समय से की थी, उनकी फसल अभी 10 से 15 दिन की अवस्था पर है, अतः इसमें निकौनी का कार्य करें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं बांधें। पशुओं के खाने में 1 चम्मच नमक का मिश्रण सुबह एवं शाम को दें। इस समय रात का तापमान कम है, अतः पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें तथा ठंड से बचाने हेतु उपयुक्त कार्य करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला रांची से महेश साहनी जी, आप मक्का की फसल में मोता घास के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं।
तो महेश जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मोथा का उत्पत्ति जो है, जिधर नहरीय क्षेत्र है, जिधर भी नहर का पानी आता है, तालाब का पानी आता है, नदी का पानी आता है, उस क्षेत्र में देखेंगे कि आपका मोथा का प्रकोप अधिक मात्रा में आपको मिलेगा। खासकर ये दोमट मिट्टी में इसकी संख्या ज़्यादा होती है। अब तो अक्सर देखिए आपकी जो केवाल मिट्टी है उसमें भी इसकी संख्या मिलने लगी है। इससे क्या है कि करीबन आपका मकई के केस में 30 to 40% लॉस जो है आपका उसके कारण होता है। गन्ना के केस में देखें, गन्ना की खेती करते हैं किसान भाई, गन्ना में भी करीब 40 से 45% जो है आपका मोथा अपटेक कर लेता है। जिस खेत में मोथे की संख्या ज़्यादा होगी, पर स्क्वायर मीटर करीबन 200 से 300 पौधे होंगे, उस खेत में करीबन 40 से 45% तक वो ले लेगा। देखिए, अब मोथा के नियंत्रण के लिए है कि आप यांत्रिकरण कर सकते हैं, गहरी जुताई कर सकते हैं। जितना आप नीचे से निकालेंगे उतना देखेंगे उसका राइजोम जो है कटते जाएगा, और राइजोम जब कटेगा तो वो जो है आपका जो ट्यूबर है, ट्यूबर जो उससे कनेक्टेड है, वो ट्यूबर फिर से जर्मिनेट कर लेगा। तो कभी जिस खेत में मोथा है खत्म होने वाला मैकेनिकल से नहीं है। अभी तक इसका खड़े फसल में नियंत्रण नाम की कोई दवा नहीं थी पूरे भारत में। अब ये आपका इसके लिए एक होलोसल्फुरान मिथाइल करके दवा 75WG करके दवा आई है बाज़ार में। ये मकई और गन्ना के केस में 1 एकड़ खेत के लिए 36 ग्राम मात्र दवा लगती है। इसका घोल तैयार करके, जैसे आपका मकई के केस में 20 से 25 दिन लगाए हुए हो जाता है, तो 20 से 25 दिन में जनरली जितने घासें हैं सब बाहर आ जाती है। बाहर आ जाने के बाद उसमें एक हल्की सिंचाई कर दें ताकि नमी रहे। अगर नमी नहीं है खेत में तो मॉइस्चर देख लें, और उसके बाद इसका एक सार छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद किसान भाई घबराए नहीं, 15 दिन में ये ऊपर से टिप से ये पीला होता हुआ नीचे की तरफ आएगा। 15 दिन के बाद जब इसकी गांठ निकाल के देखेंगे तो वो भी आपका सड़ा हुआ मिलेगा। और आपके मकई के फसल पर, गन्ना के फसल पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। किसान भाई ध्यान रखें, ये दवा का छिड़काव किसी अन्य फसल पर ना करें, सिर्फ मकई और गन्ना पर ही करें। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की सफल खेती पर एक किसान का अनुभव। अधिक उपज हेतु चना की फसल में पौध सुरक्षा उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।